नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आप पढ़ रहे मेरे साथ सीटेट 2024 के लिए ईवीएस पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो हमें ये कथन दिए हुए हैं, इनमें से हमें खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा कथन है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा कथन है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चौथा कथन है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। और ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में दिया हुआ है 2, 3 और 4 सही हैं। बी में दिया हुआ है 1, 3 और 4 सही हैं। सी में दिया हुआ है 1, 2 और 4 सही हैं। और डी में दिया हुआ है 1, 2 और 3 सही हैं। तो एक बार कथनों को अच्छे से देख लेते हैं। पहला कथन, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। जो खेजड़ी वृक्ष होता है वो मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। ये पहला जो कथन है ये सही है। दूसरा कथन है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। जो खेजड़ी वृक्ष होता है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये कथन भी सही है। और तीसरा कथन है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। जो तीसरा कथन है ये भी हमारा सही है। चौथा कथन है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो जो खेजड़ी वृक्ष होता है वह अपने तने में जल एकत्र नहीं करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ये कथन जो हमारा है ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 जो कथन है ये सही हैं। तो 1, 2 और 3 है जो डी ऑप्शन में हमारा आ रहा है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है, ऑप्शन है बिजली के स्रोत के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। बी में है शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशल का विकास करना। सी में है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। और डी में है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। तो यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य यह है कि शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशल का विकास करना इस प्रश्न का उद्देश्य है। जो बी ऑप्शन है हमारा ये सही हो जाएगा कि यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इसको पूछने का उद्देश्य जो है वो ये है कि शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशल का विकास करना इस प्रश्न का उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उसका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। ऑप्शन है हमारे पास, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें। दूसरा है, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना। तीसरा है, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना। चौथा है, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधन का प्रयोग करना। तो हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो कौन सा सुझाव होगा इसमें, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधन का प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य कौन सा नहीं है इनमें से। ऑप्शन है, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। दूसरा है, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। तीसरा है, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। चौथा है, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो कौन सा कार्य नहीं है, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के सापेक्ष पूछा है ये। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में। दूसरा है उत्तर और दक्षिण में। तीसरा है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। चौथा है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो भारत के मानचित्र में
दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः कहाँ स्थित हैं? ये स्थित हैं उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। चौथा ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाला रोगों का समुच्चय है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाला रोगों का समुच्चय है? ऑप्शन है चिकनगुनिया, मलेरिया और मियादी बुखार। दूसरा है हैजा, डेंगू और मलेरिया। तीसरा है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। चौथा है चिकनगुनिया, हैजा और मियादी बुखार। तो मच्छरों से होने वाला रोगों का समुच्चय कौन सा है? चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है स्मरण, दूसरा है प्रश्न पूछना, तीसरा है न्याय और समानता के प्रति चिंता, चौथा है सहयोग। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा है वो? न्याय और समानता के प्रति चिंता। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो ये जानवर हैं छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। ऑप्शन दिए हुए हैं, वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर स्कल के ढके होते हैं। तो छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप कौन सी विशेषता पाई जाती है इनमें समान? ये अंडे देते हैं। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है हमारे पास अचार और आम पापड़ बनाना। दूसरा है प्लास्टिक के थैले में रखना। तीसरा है जूस तैयार करना और वायुरोधी डब्बे में संचित करना। चौथा है रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। तो निम्न में से कौन सा तरीका है संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो पहला है अचार बनाना और आम पापड़ बनाना। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर और बिहार। तो निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो किस राज्य के हैं ये लोग? गोवा के। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। ऑप्शन है दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। तो निम्न में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो कौन सा जानवर है वो? चूहा। चौथा ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, तो केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। दूसरा है कर्नाटक और महाराष्ट्र। तीसरा है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। चौथा है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, ऑप्शन है केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी। दूसरा बंजर हो जाएगी। तीसरा जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी। चौथा अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो कोई किसान है वह अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग कर रहा है, बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो उसके खेत की जो मृदा है वह कैसी हो जाएगी? वह जो खेत है वह बंजर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह उपयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। ऑप्शन है पालक,
नारियल, बंद गोभी, सरसों। तो इस पौधे में पत्तियां हैं जिनका प्रयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तो यह कौन सा पौधा है? यह है सरसों। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियां और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है कक्षा की विविधता की पूर्ति, दूसरा है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, तीसरा है पाठों को आनंददायक बनाना, चौथा है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।